हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग के कुछ अजम्पशन और फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, यानी हम ये मान के चलते हैं कि ये अजम्पशन तो फॉलो होती ही है और करनी ही पड़ती हैं। तो कौन कौन सी अजम्पशन है अकाउंटिंग की? 3 है। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा एक्रूअल अजम्पशन। 3 आपको याद रखने हैं। आपको इससे याद रखना है GCA याद रखना। आपके अजम्पशंस इसी में ही कवर हो जाएंगे, यानी कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल अजम्पशन। तो सबसे पहले गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है? तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमें ये बोलता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे तो वो जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। अगर हम पहले से यही सोच लेंगे कि हमारा बिजनेस नहीं चलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें अकाउंटिंग ने ये कुछ अजम्पशंस हैं जो प्रोवाइड करिए, हमें ये मान के चलना होता है। तो सबसे पहला ही यही था गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो कि हमें मान के चलना है ताकि हमारा बिजनेस आगे चलता रहे। क्या होता है, देखो, कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसी मेथड से करना है। बार बार अगर आप मेथड चेंज करेंगे तो आप उसमें कभी भी परफेक्शन नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमें ये समझाता है कि अगर आप कोई भी मेथड को अपना रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू गिरना होता है। जैसे कोई एसेट की वैल्यू गिर रही है, उसको चार्ज, मतलब हम लोग उसको निकालते हैं। 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, एक SLM होता है और एक WDV होता है। तो अगर हम हर साल SLM निकालेंगे तो हमारे लिए वो काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कभी SLM कभी WDV लगाएंगे, ऐसा अलग अलग करेंगे तो कभी भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हमें कंसिस्टेंट होकर काम करना है ताकि हमारा कंपेरिजन ईजी हो सके। एक्रूअल अजम्पशन क्या समझाता है कि ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। यानी कि मान लीजिए 1 जुलाई 2017 को मैंने कोई सामान बेचा और मुझे उसके पैसे अभी तक नहीं मिले, मतलब 20 दिन हो गए, पैसे नहीं मिले। तो क्या मैं 20 दिन का वेट करूंगी, जिस दिन मुझे पैसे मिलेंगे तब रिकॉर्ड करूंगी? नहीं, जिस दिन मैंने बेचा है उसी दिन मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, यानी 1 जुलाई 2017 को ही रिकॉर्ड कर लूंगी। क्योंकि एक्रूअल अजम्पशन मुझे यही समझाता है कि जिस दिन आप ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर होते हैं उसी दिन आपको रिकॉर्डिंग करनी है। ये एक्रूअल अजम्पशन समझाता है, चाहे आपको पैसे मिले चाहे ना मिले, आपको उसका वेट नहीं करना। तीसरा, फिर अब चलते हैं, तीनों हमारे अजम्पशन कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे नियम हैं, रूल्स हैं जो हमें समझाए गए हैं। कहीं ना कहीं इसे नजर में रख के ही हमें अकाउंटिंग करनी होती है। तो सबसे पहला है अकाउंटिंग एंटिटी। इसका एक और नाम भी है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये अच्छे से समझ लो, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आता है। पहला आता है हम लोगों का अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें ये समझाता है कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। जैसे मैं एग्जांपल समझाती हूँ कि मेरा कोचिंग सेंटर का नाम है नानक एजुकेशन पॉइंट, ठीक है, और मेरा नाम है हीना ठक्कर, ठीक है। तो मैं अलग हूँ, मेरा बिजनेस अलग है। तो यही हमें समझाया जाता है कि बिजनेस जो है वो पर्सन से अलग होता है। ऐसे बहुत से मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये क्या होता है? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। यानी कि जो मनी की टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करना है, जो मनी की टर्म्स में नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करना। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। यानी किसी की क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, या बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो पैसों की चीज में मेजर हो सकती है, मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती है, उसी को रिकॉर्ड करना है। तीसरा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है? बहुत ईजी। तीसरा आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे हमारी बिजनेस की जो लाइफ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है, छोटे छोटे पीरियड्स में बांटा हुआ है। जैसे आप लोगों के स्कूल के अलग अलग पीरियड्स लगते हैं, जैसे 40 मिनट्स का है या अलग अलग जो टाइमिंग होते हैं उसके हिसाब से, ऐसे ही हमारे बिजनेस को भी, बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में, पीरियड्स में बांटा गया है, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा फाइनेंशियल पीरियड कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, पूरा साल हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और एंड में पता लगाते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चौथा है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या कहता है? डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑफ आइटम रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड दोज आइटम विच आर मटीरियल। यानी कि जो चीज़ें हमारी मटीरियल की हैं, जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड है, उन सबको डिस्क्लोज करना है, हर एक चीज़ समझानी है। जैसे कि अगर बिजनेस के अंदर कोई आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कोई भी
रीज़न की वजह से नुकसान हो जाता है या कुछ भी होता है, तो हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना है, हर एक चीज़, ताकि हमें आगे चल के उसका पता चल सके कि ये गलतियाँ इस तरीके से हुई हैं। तो वही है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है, सब कुछ डिस्क्लोज कर देना, कुछ भी छुपाना नहीं है। फिफ्थ आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें समझाता है बेसिकली एन आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर, यानी कि अगर यूजर का डिसीजन उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है तो ही वो उसको रिकॉर्ड करना है। और ये मटेरियलिटी जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कोई एक्स पर्सन है जिसके 1000 रुपये गुम गए और एक वाई है उसके भी 1000 रुपये गुम गए, ठीक है। तो जो एक्स है वो बहुत अमीर है, खानदानी बंदा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 1000 रुपये गुम गए तो वो उसके लिए मैटर नहीं करता, उसके लिए वो पैसे इंपॉर्टेंट नहीं रखते, या और भी कोई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उसने रिकॉर्ड नहीं करेगा वो। बट जो वाई है उसके 1000 रुपये गुम गए, वो बहुत कंजूस है, उसका एक एक रुपया भी अगर कहीं चला जाता है तो उसको बहुत दुख होता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो वो रिकॉर्ड करेगा। तो आई होप आपको। उसके बाद आता है प्रूडेंस। प्रूडेंस जो है बेसिकली आप इसको प्रूडेंट से भी समझ सकते हैं। प्रूडेंट क्या होता है? बेसिकली एक इंटेलिजेंट वर्ड को दर्शाता है, जिसका एक और नाम भी है कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है? प्रोवाइड्स फॉर ऑल द एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटीसिपेटेड इनकम एंड प्रॉफिट्स। फॉर एग्जांपल एक एक्स है जिसको प्रॉफिट हो सकता है, उसको लगता है 50,000 का उसको प्रॉफिट हो सकता है, और उसने अपने फ्रेंड सर्कल को सबको बता दिया कि मेरे को फ्यूचर में 50,000 का फायदा होगा, लेकिन उसको 50,000 का नहीं 30,000 का ही फायदा हो पाता है, तो 20,000 तो उसके लिए नुकसान हो गए ना। तो यानी वो तो पहले ही खुश हो गया था, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रूडेंस हमें समझाते हैं कि हम लॉसेस के लिए तो पहले बैकअप लेके चल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट के लिए यानी कि गेन के लिए हम खुशी आज नहीं बना सकते जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती, ठीक है। लॉस तो अगर हम पहले लेके चलते हैं, नुकसान को पहले लेके चलते हैं तो वो फायदा दे सकती है, लेकिन प्रॉफिट को अगर लेके चलेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं आगे जाके ठेस पहुंचा सकती है। उसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड। जितना हमने प्राइस पे किया है उसी पे रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि किसी बिजनेसमैन ने मशीनरी खरीदी है, या फिर फॉर एग्जांपल सोफा खरीदा है, कोई भी एग्जांपल हो सकता है इसके अंदर। जैसे सोफा खरीदा 10,000 रुपये का, और उसकी मार्केट वैल्यू उसके खरीदने के बाद उसको पता चलता है 2 महीने बाद कि उसी सेम सोफे के प्राइस 15,000 हुए, तो क्या वो अपनी बुक्स के अंदर 15,000 रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा, 10,000 ही करेगा उससे। यानी कि हमारा अकाउंटिंग हमें ये समझाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलो, प्राइस कम हो मार्केट में या ज़्यादा हो जाए बाद में, उसको इग्नोर करो, जिस पे आपने खरीदा है आप उसी को रिकॉर्ड करके चलो। उसके बाद आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये समझाता है कि जिस साल के खर्चे हैं उसी साल की रेवेन्यू को हमें मैच करना होता है। ये नहीं है कि इस साल के खर्चे हैं और हम जो है अगले साल के रेवेन्यू से उसको कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस साल के खर्चे उसी साल की रेवेन्यू से हमें कंपेयर करना होता है, मैच करना होता है, उसी को मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद आता है ड्यूअल एक्सपेक्ट। क्या होता है ड्यूअल एक्सपेक्ट? मतलब है एवरी ट्रांजेक्शन एंटर इनटू 2 एक्सपेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी करा दिया था कि हमारे ड्यूअल एक्सपेक्ट पे चलती है हमारी अकाउंटिंग, डबल एंट्री, और आप इसको भी और डिटेल में भी पढ़ेंगे। वैसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, ठीक है। एसेट आपको पता है जो फ्यूचर में बेनिफिट देती है। कैपिटल क्या होता है? जो एक पर्सन जो है अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, कैपिटल, और उसमें कर्जे भी ऐड हो जाते हैं, दोनों को मिला देंगे तो एसेट बन जाएगी। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये होता क्या है? रिकॉग्निशन मतलब जो है वो रिकॉर्डिंग से है, रिकॉर्ड करना अकाउंट्स में। रिकॉग्नाइज वर्ड से आया है ये। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश। जिस दिन राइट रिसीव हो जाएगा उसी दिन ये एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे किसी बिजनेस ने अपना सामान बेचा फरवरी में, मैं यहाँ लिख रही हूँ फरवरी में सामान बेचा, लेकिन उसको पैसे मिल रहे हैं अप्रैल में, तो वो रिकॉर्डिंग कब करेगा? अप्रैल में या फरवरी में? तो वो फैब में ही रिकॉर्डिंग कर लेगा, अप्रैल का वेट नहीं करेगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्या होता है? इसका मतलब है ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस के बेस पे आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है, यानी कि फ्री फ्रॉम बायसनेस, ठीक है, फ्री फ्रॉम बायस। आपको जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है वो एविडेंस के बेस पे करनी है, ठीक है ना। ये नहीं है कि जिससे जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फायदा दे रहे हैं और जो आपको पसंद नहीं आ रहा उसके लिए आप सिर्फ नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये थोड़ी ना है कि अब जैसे कि मेरे को कोई बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, वो कमेंट कर रहा है, मैं सिर्फ उसी का जवाब दे ही जा रही हूँ, और बाकी बच्चे जैसे जो मेरे को रिप्लाई वगैरह नहीं देते हैं या फिर कुछ बेकार सा कमेंट कर देते हैं, तो मैं उनके लिए बिल्कुल ना भला सोचूं, ऐसा नहीं। ऐसा सेम अकाउंटिंग में भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो वही हमें प्रिंसिपल समझाता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, एविडेंस के बेस पे ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर है, मैंने सबका सब क्लियर करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू सो मच।